हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। कैसे हम लोग मेजर करते हैं ना, मतलब वेज ऑफ एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। किन किन डिफरेंट तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है भाई आपको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या होता है, ये चीज आपको 9th क्लास में भी कराई जाती है। इट इज द मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज मास परसेंट, क्या होती है, कितना मास ऑफ आपका कंपोनेंट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज मास परसेंट। ठीक है भाई, तो सिंपल फॉर्मूला आपको यहाँ समझना है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज अवर मास परसेंटेज। ओके, ये हमने सिंपल समझा। फॉर एग्जांपल, चलो मैं एग्जांपल समझा देती हूँ। 10 ग्राम of glucose is present in 90 gram of water. Calculate mass percentage या percent of glucose. सिंपल, आपने क्या करना है, आपको किसका निकालना है, आपको मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज निकालना है। तो हमें ऊपर क्या रखना पड़ेगा, मास ऑफ ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 प्लस 90 इंटू 100, तो डेफिनेटली कितनी आ जाएगी, 10%। ठीक है भाई, ये चीज आपको नोटिस करनी है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जब भी, वैसे ध्यान देना बात को, जो मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चंस में आगे आपको काम आने वाली है। इफ एनीवन सेज 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ये 20 नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50 वटएवर, है ना। जब भी आपको ऐसा कोई डेटा दिया जाए कि 20% एक्वस सॉल्यूशन है एक्स का, तो इसका मतलब बच्चे आपको क्लियर रखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे आपको बताएंगे नहीं, आपको कह देंगे 20% है, 30% है, तो यू शुड नो कि ये मास परसेंट में दिया है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ X is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना भाई, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम ऑफ X किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 20 ग्राम X आपका 100 ग्राम में सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या क्या डेटा पता है, तुम्हें यहाँ पे 3 चीजें पता है। तुम्हें यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट पता है, मास ऑफ सोल्यूट जो कि X है वो कितना हो गया, 20 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया। व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 100 ग्राम। सो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20, तो दिस विल बी 80 ग्राम। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती है, पर हम जब सिस्टमैटिक वे में समझेंगे तो कहीं कहीं जब इसके एप्लीकेशन पार्ट आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुमने मास परसेंटेज निकालनी सीख ली कि ऊपर मास ऑफ कंपोनेंट लिया, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, इनटू 100 कर दिया, है ना। ये तो हमने एग्जांपल वाइज फॉर्मूला बेस देखा, पर इसकी मीनिंग भी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आगे अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा, जब भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे वहां पे कितना सोल्यूट है और कितना इसमें सॉल्वेंट है। राइट, ये चीज आपको खुद करनी है। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन हियर। हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। ठीक है, तो देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, हम साथ के साथ एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेंगे सारे, सो दैट आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक टॉपिक के नीचे जितने भी उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इनटेक्स है, एग्जांपल्स हैं, जो भी होगा बैक एक्सरसाइज के, वो सब हम साथ के साथ करेंगे। राइट, तो देखो इसमें कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन, तो ठीक है, तो एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक कंपोनेंट मेरा क्या है, बेंजीन। क्या फॉर्मूला होता है, C6H6। इसका मास दिया है इन्होंने, मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है इन्होंने, दिस इज इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि दिस इज 22 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इट इज कितना दिया है, 122 ग्राम। तो ये दो कंपोनेंट है, इन्होंने पूछा है मास परसेंटेज आपको निकालनी है। ठीक है, तो मास परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंट ऑफ
बेंजीन, इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 22 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 1 22 इंटू 100। सो क्या आएगा भाई यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, है ना, तो इसे अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे तो हमें यहाँ पे इसका डेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये अराउंड आता है 15.82%। 15.82%। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं अब दोबारा निकालूं मास ऑफ CCl4, तो मैं क्या लूंगी, सिंपली यहाँ पे 122 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 122 इंटू 100। ठीक है भाई, ध्यान से करना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 12200 अपॉन में 144। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड आएगा 84.28 अप्रोक्सीमेट, इतना आता है परसेंटेज। और ये चीज आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आपको ये बार बार नहीं करना कि आप पहले एक बार निकाला फिर दूसरा निकालो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, जैसे तुम्हारे पास बेंजीन का तुम्हें क्लियर हो गया था कि बेंजीन का तुम्हारा कितना आया था परसेंटेज, बेंजीन की परसेंटेज आपकी आई 15.82। तो आप डायरेक्ट CCl4 की यहाँ से निकाल सकते हैं 100 माइनस 15.82, तो यू विल गेट दिस 84.28। तो ये चीज आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। तो बार बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखो। चलो भाई, इसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को, फिर अपने आप को क्रॉस चेक करना है। तो दैट इज द वे वी जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी में है। डेफिनेटली मैंने एनसीईआरटी की सारी कवरेज की है यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो 1 बाय 1 हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही देख रहे हैं, तो नो नीड टू टेल अगेन एंड अगेन। आपको पता होना चाहिए ऑल आर क्वेश्चंस फ्रॉम दी एनसीईआरटीज। ओके, चलो। A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the solution, resulting solution. क्या डिफरेंट है बच्चे इसमें? ठीक है, थोड़ा सोचो, इसको पॉज करके खुद ट्राई करो, है ना। तो इसमें देखो सिंपली क्या है, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution. तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, आप मेरे साथ करिए इसको सॉल्व। 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, ऐसे लिख देते हैं पहले, 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन कंटेन्स हाउ मच, 300 इंटू 25 अपॉन में 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट। इसमें सोल्यूट कितना आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि भाई देखो टोटल जो सोल्यूशन का मास दिया हुआ है वो दिया है 300 ग्राम और उसमें 25% होगा, तो वो होगा सोल्यूट। तो हमने निकाल लिया 300 का 25%, तो इतना हमारा सोल्यूट आ गया इसमें 300 ग्राम में। नाउ कह रहे हैं दूसरा जो कंपोनेंट है वो कितना है, 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन। दैट मीन्स which contains how much, 400 into 40 upon में 100, तो this will be, ये कट जाएगा आपका, this will be 160 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब टोटल मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, टोटल मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आ गया भाई 75 प्लस 160, हम ऐसे करके निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 235 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया आपका, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 300 प्लस 400 ग्राम, दिस विल बी 700 ग्राम, राइट। तो ये हमें पता चल गया सोल्यूट कितना है, ये हमें पता चल गया सॉल्वेंट कितना है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इजीली कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा ही था तो मैं डायरेक्ट करूंगी, तो हमें ऊपर क्या लेना पड़ेगा 235
नीचे क्या लेना पड़ेगा 700 इंटू 100, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे और इससे जो हमारा सोल्यूशन जो आंसर आएगा वही हमारा बेसिकली परसेंटेज हो जाएगा। तो लेट्स चेक द सोल्यूशन और उससे हम आंसर डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे 300 ग्राम और 25% सोल्यूशन में कितना था हमने निकाल लिया 75 ग्राम, 400 ग्राम में कितना था 160 ग्राम, टोटल मास कितना आ गया 235 ग्राम, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया हमारा 700 ग्राम। नाउ परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे 235 अपॉन में 700, तो ये हमारा कैलकुलेट करने पे आता है 33.5%, राइट, दिस इज 33.5%। अब या तो आप अगेन इसको ऐसे करो कि ऊपर हमारा कितना रखे सॉल्वेंट का रखे, अगर हम सिंपली देखें कि वाटर कितना प्रेजेंट है तो उस केस में हमें जरूरत नहीं है अलग अलग उसको सेपरेट करके निकालने की, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन विल बी 100 माइनस 33.5%, राइट, तो ये हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका भी लेटेस्ट 2-3 साल पहले जेई ने भी पूछा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि इन नाम से नहीं घबराना होता है। एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन एसीटोन एस्टोनाइट्राइल ये कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखो इसको पढ़ो। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन दिस ग्राम ऑफ, ये किसका फॉर्मूला दिया है एस्पिरिन, ये एस्पिरिन ही है बच्चों, ठीक है, इसे ध्यान से देखना, इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। सिंपल ये नाम से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो सब कुछ गिवन है आपको, उन्होंने क्या निकालना है मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन। तो पहले हम देखते हैं क्या इन्होंने मास ऑफ एस्पिरिन दिया हुआ है, तो व्हाट इज द मास ऑफ एस्पिरिन, दिस इज 6.5 ग्राम, इट इज गिवन, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल कितना है 450 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो गया ऑफ सॉल्यूशन, दिस विल बी 6.5 प्लस 450, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो तो 4, अगर हम बात करें कि कितना हो जाएगा आपका, इसको जोड़ लो 450 प्लस हम करेंगे 450 प्लस 6.5, तो दिस विल बी 5, 6, ये जुड़ जाएगा खाली, सिंपली यू कैन डू इट, इट्स क्वाइट इजी, दिस विल बी 456.5, राइट, सिंपली ऐसे कर लेते हैं आप अगर कोई कंफ्यूज हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, मास परसेंटेज निकालनी है, तो व्हाट इज द मास परसेंट, तो किसकी निकालनी है आपको निकालनी है एसीटोन, इसकी एस्पिरिन की, तो ऊपर क्या आएगा एस्पिरिन का मास, नीचे क्या आ जाएगा 456.5 इंटू 100, विल सॉल्व इट, विल गेट द आंसर, कैलकुलेट करेंगे और इसको निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स चेक कैसा है इसका सोल्यूशन। देखो भाई ये इन्होंने मास दिया था किसका एस्पिरिन का, ये मास दिया था एसीटोनाइट्राइल का, टोटल मास इन्होंने ऐड कर लिया, दिस इज 456.5, ठीक है। अब इसको इन्होंने यहाँ पे सिंपली मास परसेंटेज पूछा था तो निकाल दिया 6.5 अपॉन 456.5 इंटू 100 एंड यू कैन डू कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है भाई, कैलकुलेशंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको अभी लग रहा हो कि मैम हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, तो भाई ये तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 456 विदाउट कैलकुलेटर, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, आपको कैलकुलेटर की हैबिट नहीं डालनी। व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस और क्रॉस चेक करो, तब मैं कहती हूँ कि जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको कहीं से क्वेश्चंस को देखना है और चेक करना है, तो एक अलग बात होती है, ठीक है, कि हमने देख लिया उसको, डेसिमल से डेसिमल मैंने हटा ही दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हटा दिया। अब तुम्हें इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इंटू 100 भी है ना यहाँ पे, तो ये हमने 100 भी कर लिया, तो 65 100 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड आ जाएगा 1.425। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है, ज्यादा ऐसी कटिंग में मतलब वो डायरेक्ट कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, ये अभी तक हमने कौन सी टॉपिक देखा, हमने देखा मास परसेंटेज, वी हैड डन मास परसेंटेज कंप्लीटली, ऑल क्वेश्चंस जो एनसीईआरटीज में हैं, बैक एक्सरसाइज में, टेक्स्ट में वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है बच्चों यहाँ पे, सिंपल, जैसे आपने मास परसेंटेज में मास ऑफ कंपोनेंट अपन में टोटल मास लिया था, यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सिंपली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट दैट इज ml, ठीक है, मिलीलीटर ही है वो, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100 अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है,
हालांकि इस पे एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसको देखो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे कुछ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जेई और नीट वाले बच्चे इस चीज को ध्यान से देखें, और मैं कहूंगी सीबीएसई वाले बच्चों को भी करना है, ठीक है, क्योंकि अब उसमें भी अप्लाइड कंसेप्ट आ चुके हैं, आगे आपको सीयूटी देना है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं थोड़ा सा जेई नीट स्पेशलिस्ट से बोलती हूँ, कहीं जो बोर्ड का एवरेज बच्चा मान लो इस लेक्चर को देख रहा है और उस लेक्चर को जब वो देख के उसे कहीं लगे कि मैम तो पता नहीं जेई नीट पढ़ा रही है, दिस इज नॉट द थिंग बच्चे, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए मैं अलग अलग दूंगी, मैं स्पेशली मेंशन करके भी दूंगी कंटेंट, जो हमारा नीट का स्पेशल होगा, जेई का अलग होगा, ये सबके लिए, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज द बेसिक थिंग्स यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो पहला चैप्टर आपको सबको इक्वली पढ़ना होगा, और उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है दैट विल बी सेपरेट, राइट, वो एक्स्ट्रा होता है कि अगर नीट और जेई है तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, पर बेसिक कंसेप्ट तो सबके लिए सेम है, तो ये सबके लिए अप्लाइड है, ठीक है, ये आप सबको करना है। इवन आई हैव रिटन पीजीटी केमिस्ट्री आल्सो, क्योंकि अगर कुछ लोग पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस लेक्चर में, राइट। देखो भाई, सॉल्यूशंस कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट, ठीक है, देखेंगे हम लोग। ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड है तो हम जनरली कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। कहाँ इसका यूज होता है और क्या इसका एप्लीकेशन है, वैसे ही दैट, देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल अ 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन द कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट टू 55.5 केल्विन और -17.6 डिग्री सेल्सियस तक वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन आपको समझना है कि अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को डालते हैं तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरह करेंगे इसे, तो कितना आपकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब एक बात दिमाग में सोचो कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि जो ये सोल्यूशन होगा उसमें 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल के डाले जाएंगे, ठीक है, तो 35 ml हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंट होंगे 100 ml सोल्यूशन में। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से क्या मतलब है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एक एंटी फ्रीज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज मतलब क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे, है ना, जो कोई चीज फ्रीज होनी है, जैसे हमारी आइस, हमारा जो वाटर का मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से वो कितना हो जाता है नीचे जाके -17 पॉइंट, अगर हम बात करें तो ये इतना रिड्यूस कर देता है जब हम ये सोल्यूशन इसमें डाल देते हैं। और इस वाले जो बेसिकली ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कोल्ड कंट्रीज में, जहाँ पे बर्फ बहुत जमी रहती है और जहाँ पे हमारा बेसिकली जब कार्स उसमें ड्राइव की जाती है तो उस केस में सेंटीफ्रीज को यूज किया जाता है ताकि जो हमारा वाटर है वो फ्रीज करके इंजन को खराब ना करे, तो उसमें एंटी फ्रीज डाल दिया जाता है ताकि वो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है आइस का वो क्या हो जाए, लोअर हो जाए। कितने तक लोअर हो जाता है, -17.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी फ्रीज जो होता है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इतने % आपका सोल्यूशन होता है और ये बेसिकली हमारा इतना इसको लोअर करता है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। बाकी इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके, तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव मास ऑफ वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होगा ये, दिस इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब ऊपर हमारा क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट, नीचे हमारा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। बस यही डिफरेंस है, जब मास परसेंटेज थी तो ऊपर मास नीचे मास इंटू 100, वॉल्यूम परसेंटेज था तो ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम इंटू 100, लेकिन जब हमारा मास बाय वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम होगा और फिर इंटू 100 होगा, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा होगा। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसको कहाँ यूज करते हैं, इट इज कॉमनली यूज इन द मेडिसिन एंड फार्मेसी बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडिसिन और फार्मेसी में कौन से टर्म को यूज किया जाता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है सिंपल कि मेडिसिन और फार्मेसी के लिए कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम यूज करेंगे। तो उस केस में आपको आंसर आना चाहिए मास बाय वॉल्यूम, मास परसेंट नहीं, वॉल्यूम परसेंट नहीं, मास बाय वॉल्यूम को हम लोग यूज करते हैं फार्मेसी एंड मेडिसिन में, राइट। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब आ गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो वहां पे जो पीपीएम वर्ड आया था, सोचो कहाँ पढ़ा था आपने पीपीएम, आपने पीपीएम पढ़ा था फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन में, जब हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कर रहे थे। एक बार पॉज लेके
फिर से रिकॉल करो। क्या रिकॉल करो? आप सोचो एक बार कि भाई हमने जब वो फैक्चुअल डेटा पढ़ा था उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, हमने वहां कौन कौन से सॉल्यूशंस के टाइप के बारे में पढ़ा था। इससे पता क्या होगा, इससे आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी और आप भी फटाफट से केमिस्ट्री को इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, फिर आप कहोगे मतलब अगर आप इसको अप्लाई करेंगे देन यू विल से कि भाई मैम, और जिनको फायदा हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई कैसे उन्होंने क्या क्या मतलब क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट उनको मिला है। राइट, चलो भाई देखो इसमें हम बात करेंगे a liter of sea water which way। तो before understanding that पहले हम इसको देख लेते हैं what is ppm, होता क्या है। तो मैं आपसे कहूंगी इसमें हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू 10⁻⁶। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिलियन, और मिलियन का मतलब कितना होता है 10⁻⁶। परसेंटेज में हम लोग 100 लेते हैं और मिलियन में हम लोग क्या लेंगे, मिलियन में हम लोग यहाँ पे 10⁻⁶ लेंगे सिंपली, है ना। तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट से मतलब क्या होता है, देखो इसका एप्लीकेशन समझो, कहाँ इसको यूज करते हैं। तो जनरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो बच्चे यूज होता है ना, ये होता है आपका वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। इट इज यूज फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है वहां पे हम पीपीएम को यूज करते हैं। वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वहां पे आपको पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज करना होता है। देखो जैसे कि अ लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज दिस ग्राम, 1 लीटर सी वाटर जिसका वेट होता है इतने ग्राम, 1030 ग्राम, कंटेन्स अबाउट दिस ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखो अब एक चीज सोचो, 1030 ग्राम के अंदर 6 × 10⁻³ ग्राम, क्या मतलब वैल्यू रखेगा, सोचो इतना कम। अब ऐसी कॉन्सेंट्रेशन को हम नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में नहीं सीख सकते, तो यहाँ पे हमारे लिए इसके लिए क्या यूज किया जाता है, पीपीएम यूज किया जाता है। अगेन आई वुड रिकमेंड कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव उससे काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। सच ए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 पर 10⁻⁶ ग्राम, यानी कि 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। पीपीएम को हम लोग, अगर हमें एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर हमारे वाटर में पॉल्यूटेंट्स है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना है तो हमारा पीपीएम यूज किया जाता है। पहली चीज आपने देखी कि बहुत 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 डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए इसको यूज करेंगे, और दूसरी चीज हमारी क्या होती है कि अगर हमें पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करनी है, हम कहते हैं ना इतने पीपीएम है, इतने पीपीएम पार्टिकुलेट्स हैं, तो वो चीजों के लिए हम यहाँ पे इसमें पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे। राइट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी आपको, इस बात को जो बच्चे सीरियसली अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो ध्यान देंगे। अगर मैं कह रही हूं कोई सॉल्यूशन आपका 15 ppm है, 15 ppm ग्लूकोज सॉल्यूशन वटेवर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे एक्स सॉल्यूशन ले रही हूँ, 15 ppm एक्स सॉल्यूशन मीन्स इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि 20% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इस तरह में बात करें 15 ppm सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो 15 ppm एक्स सॉल्यूशन का मीन्स है 15 ग्राम ऑफ एक्स is present in 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं टिप दूंगी जो आपको ध्यान रखना है कि एक बात बताओ, 15 ग्राम अगर हम 10⁻⁶ ग्राम में बात करें तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग यहाँ पे जो 15 ग्राम है आपका, 15 ग्राम वाली अगर मैं बात करूं तो ये हमारा इतना कम होता है कि हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो ऑलमोस्ट इक्वल माना जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन के। तो कहीं अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हो और आपको वहां पे पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन दी हो और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको मोलैलिटी निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा, तो उस केस में आपने समझ जाना है कि पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब हमारा 10⁻⁶ ग्राम हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट दैट यू शुड नो टू मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर। ओके, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हो गया पीपीएम के बारे में।